हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में बेटा हम लोग स्टडी करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते समय हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके अलावा मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। ठीक है, इसी तरीके से इस वीडियो के एंड में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बट उससे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले बेटा ट्रांसफर अर्निंग या फिर ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर अर्निंग या ट्रांसफर इनकम, जिसको हम हिंदी में हस्तांतरण आय या अंतरण आय कहते हैं, ये बिना कमाई गई आय है जो आपने कमाई नहीं है, केवल देने वाले की आय से घट गई और आपकी आय में जुड़ गई, बट आपने आय प्राप्त करने के बदले उसको किसी प्रकार की गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। मीन्स ट्रांसफर इनकम डज नॉट मेक एनी एडिशन इन द प्रोडक्शन और इन द वैल्यू एडिशंस। ठीक है, जो ट्रांसफर इनकम है वो किसी भी प्रकार से गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कोई चेंज नहीं लेकर आती, क्योंकि ये बिना कमाई गई आय है। ये वो इनकम है जो आपने कमाई नहीं है, केवल आपको प्राप्त हुई है, और उस आय को प्राप्त करने के बदले आपने किसी प्रकार की गुड्स या सर्विसेज के फ्लो में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसके एग्जांपल होते बेटा ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, आपका पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप जो आप लोगों को मिलती है। जब आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं तो वो कोई कंडीशन नहीं रखते हैं, ठीक है, कि अगर आप इतना उत्पादन करोगे तो ही आपको ये पॉकेट मनी मिलेगी। इसी तरीके से जो ओल्ड एज पेंशन है, वो पेंशन जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकार देती है, उसको हम ओल्ड एज पेंशन कहते हैं। ये यूनिलैटरल से वन साइडेड है, केवल ये उन लोगों को मिलती है, बट ये लोग उस पैसे को लेने के बदले गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। इसलिए मैंने यहाँ पे काटा मार्क किया, ये इंक्लूड नहीं होगी। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होती है, बट जो रिटायरमेंट पेंशन है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि वो अर्नड इनकम है। किसी एम्प्लॉयज ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सालों तक, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड की है। रिटायरमेंट पेंशन वो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई सिक्योरिटी है, ठीक है, जो कि अपने एम्प्लॉयज के बुढ़ापे को सिक्योर करती है। तो ये अर्नड इनकम है। क्यों दे रही है ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि उसने इतने सालों तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उसको इनकम कमाने में हेल्प की है, गुड सर्विस प्रोड्यूस करने में हेल्प की है, ठीक है, वो इंक्लूड होती है। ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन, बट ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बेटा इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज मतलब, इलीगल एक्टिविटीज का मतलब गैर कानूनी क्रियाएं, चोरी करके कमाई गई आय, जुआ खेल के कमाई गई आय, ये सब इनकम राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं होती। दीज इनकम विल आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि बेटा इन इनकम का कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। कोई चोर आके नहीं बताता है कि भैया मैंने चोरी करके इतना पैसा कमाया। कोई जुआरी ये नहीं बताता है कि मैंने जुआ खेल के इतनी आय कमाई है। तो आप उनको कैसे इंक्लूड करोगे? तो ये इनकम भी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, कमीशन अर्न फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इसके बारे में हमने लास्ट वाली क्लास में भी बात की थी। ये सेम वही पॉइंट है बेटा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होती, बट अगर सेकंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करा के किसी ने कमीशन कमाई है तो उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। क्यों करना है बेटा? क्योंकि
ये अर्नड इनकम है, उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, ही इज अर्निंग दिस इनकम बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज। ठीक है बेटा। फिर आता है ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। ठीक है, जो शेयर और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स बेचे और खरीदे जाते हैं बेटा, वो भी ब्रोकर, ब्रोकर मतलब दलाल, ठीक है, उसके थ्रू ही खरीदे और बेचे जाते हैं, और वो खरीदने और बिकवाने के बदले आपसे एक कमीशन लेते हैं। ब्रोकरेज का मतलब यहाँ कमीशन ही है, ब्रोकरेज का मतलब बेटा यहाँ कमीशन भी है। ठीक है, तो ब्रोकरेज या कमीशन जो उनको सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज पर मिलती है, ये उनकी अर्नड इनकम है, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है और उसके बदले आपसे कमीशन ली है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स का मतलब विंडफॉल होता है आकस्मिक आय, एकदम से आपको आय मिल गई। जैसे आपकी लॉटरी लग गई, तो लॉटरी से जो इनकम प्राप्त होती है बेटा, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बेटा? क्योंकि इस तरीके की जो इनकम है, इससे हमारे जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, इससे गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा। फिर इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, लास्ट वाले टॉपिक में भी था बेटा, वैल्यू एडेड मेथड में भी था, तो इसको हमें इंक्लूड करना है। लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था, क्योंकि हर हाउस की एक रेंटल वैल्यू होती है, उसका हमें अनुमान लगाना है, और उसकी रेंटल वैल्यू का अनुमान लगा के उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। चाहे आप वो घर अपने स्वयं के लिए ही यूज कर रहे हो, उस घर की भी एक रेंटल वैल्यू होती है, तो इसलिए उसको भी हमें इंक्लूड करना है। ठीक है बेटा। फिर है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी बेटा लास्ट वाले टॉपिक में था। ठीक है, वैल्यू एडेड वाले में भी था, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस की हैं, तो उसकी वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। जिसको लास्ट क्लास में समझ नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे कि एक फार्मर ने जितने गेहूं प्रोड्यूस किए, उसमें से कुछ हिस्सा अपनी फैमिली के और अपने कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लिया, तो उसने कुछ प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया था और कुछ मार्केट के लिए किया था, बट इन दोनों प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन, जैसा कि मार्केट के लिए किया जाता है, और ये गुड्स हमने प्रोड्यूस की है। ही मेक एडिशन इन द गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हमें इसको इंक्लूड करना है। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड। अगर आपको याद है तो इनकम मेथड में हमने ये तीन कंपोनेंट स्टडी किए थे, एंड ऑल दीज आर कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। तो इनका क्या ध्यान रखना है? अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, लाइन लगा लीजिए इस चीज के नीचे, बहुत गलत कराता है क्वेश्चन बेटा ये चीजें। अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है और उसके बाद इनमें से किसी एक की वैल्यू दे रखी है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, चाहे डिविडेंड हो, उनको अलग से इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको अलग से इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट के हिस्से हैं। प्रॉफिट हैव थ्री पार्ट्स, दोबारा बता देता हूं, कॉर्पोरेट या प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं, और तीसरा पार्ट है डिविडेंड। प्रॉफिट हैव ऑल दीज थ्री पार्ट्स। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन है तो ये तीन चीजें ऐड करनी है और उनसे प्रॉफिट निकालना है। बट अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है और आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें से किसी एक कंपोनेंट को दे रखा है, जो कि बहुत बार होता भी है क्वेश्चन में, तो उसको अलग से इंक्लूड नहीं करना है, उसको अलग से इंक्लूड नहीं करना है। फिर आता है बेटा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरी पेड इन कैश। उसी का हिस्सा होता है जितनी इनकम, जितना हमें वेजेस एंड सैलरी मिलता है। अगर हमारी इनकम, हमारी सैलरी
टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो अपनी सैलरी में से एक हिस्सा हमें गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, ठीक है। बट जो इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो हमारे वेजेज एंड सैलरी या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही हिस्सा है। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वेजेज एंड सैलरी दे ही रखा है तो इनकम टैक्स भी गिवन है, तो इनकम टैक्स को आपको अलग से इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, वो उसी का हिस्सा होता है, ठीक है। तो वेजेज एंड सैलरी में वो ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि उसी में से हमें पे करना होता है इनकम टैक्स, तो उसको अलग से इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो आता है बेटा वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसको लेके भी हमने जब इसके स्टेप और कंपोनेंट स्टडी किए थे तो हमने बात की थी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हैव 3 पार्ट्स। पहला वेजेज एंड सैलरी पेड इन कैश, वेजेज एंड सैलरी पेड इन काइंड, और तीसरा था बेटा ओनर या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है बट उसके साथ साथ ओनर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये भी दे रखा है, तो ओनर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम उसको अलग से इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही हिस्सा होता है। तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो इंक्लूड करना है, बट इसके साथ इसके 3 पार्ट में से अलग से कुछ और दे रखा है तो उसको इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये जो थी ये 10 प्रिकॉशंस थी बेटा आपके इनकम मेथड की। आई होप आपको ये सारी की सारी समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करें कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट भी आपसे मैं हर बार करता हूं बेटा, अगर आप मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है बेटा। अब हमारा टाइम आता है क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने में सबसे पहला जो क्वेश्चन है इनकम मेथड से, तो उसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम, ठीक है। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है बेटा वो है मेरा प्रॉफिट से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे रखा है और डिविडेंड भी दे रखा है तो आपको मुझे बताना है कि क्या हम डिविडेंड को उस क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालने के लिए ऐड करेंगे, और अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है बेटा वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग। आपको बताना है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 कौन से कंपोनेंट्स हैं, 3 कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इन सब का सही जवाब दे पाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी दोनों वीडियो जो इनकम मेथड से रिलेटेड है अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।